नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पाठ 23 का दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे हम सांस लेते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो लेसन में हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का अर्थ है कि वायुमंडल की वायु हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करे और फेफड़ों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु उपस्थित है वो हमारे नासा छिद्रों से बाहर निकले। इस क्रिया को हम कहते हैं ब्रीदिंग या सांस लेना। तो सांस लेने की क्रिया में बच्चों दो चरण होते हैं। पहला है इंस्पिरेशन, फर्स्ट इंस्पिरेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः श्वसन। इस क्रिया में बच्चों वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और दूसरा इसको बच्चों अंतःश्वसन और इसके साथ ही साथ इसका एक और नाम होता है निःश्वसन, ठीक है। और दूसरा जो इसमें स्टेप होता है जिसमें वायु जो हमारे फेफड़ों के अंदर भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस वायु के अंदर ज्यादा है, ऐसी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर के बाहर निकालना, तो ये कहलाता है एक्सपिरेशन या एक्सलेशन भी इसको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं उच्छ्वसन, ठीक है। तो इनहेलेशन या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये वास्तव में हमारे शरीर में कैसे पूरे होते हैं, इसको हमें इस वीडियो लेसन में समझना है। तो बच्चों, इसके लिए हवा को चाहे हमें अंदर लेना हो चाहे हमें बाहर निकालना हो, तो इसके लिए हमारे फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना जरूरी है। और ये जो काम है फेफड़ों को फैलाने और सिकोड़ने का, ये काम हमारी पसलियों की, जो पसलियां यानी कि हमारे रिब्स, हमारी पसलियों की बाह्य अंतरापरशुक पेशियां या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनके संकुचन से संपन्न होता है। और इस काम में जो दूसरा हमारा अंग मदद करता है वो है हमारा डायफ्राम या तनुपट। तो डायफ्राम की जो पेरिफेरल मसल्स हैं, परिधि पेशियां हैं, ये दोनों पेशियां, पहली हमारे रिब्स की पेशियां और दूसरी हमारी डायफ्राम की परिधीय पेशियां, इन दोनों में संकुचन और शिथिलन से हमारे फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। तो चलो एक वीडियो की मदद से हम देखें कि ये काम किस तरह से संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेशन या इनहेलेशन की, यानी कि बाहर से वायुमंडल से वायु हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर रही है। तो इसमें बच्चों आपको इस वीडियो में 3 चीजों को मॉनिटर करना है। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ मॉनिटर करना है वो है पसलियां। देखो, ये जो चित्र में दिखाई दे रही है ये हमारी पसलियां हैं। तो पसलियां किस तरह से इसकी जो पेशियों में संकुचन होगा, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनमें संकुचन होगा और पसलियां बाहर की तरफ, ये पॉइंट याद रखना है, पसलियों की पोजीशन क्या हो जाएगी, पसलियां बाहर की तरफ फैलेंगी। और हम जानते हैं कि हमारी जो पसलियां हैं वो ऐसे इस तरह से व्यवस्थित है, स्टर्नम के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। और पीछे की तरफ ये जो हमारी बैकबोन है, इस बैकबोन के साथ में जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये मिलकर हमारी वक्ष गुहा का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनके मूवमेंट को देखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे, देखेंगे, वो क्या होगा कि पसलियां कैसे बाहर की ओर फैल रही हैं और उसके साथ ही साथ स्टर्नम या उरोस्थि, ये हमारे स्टर्नम है ना, तो ये स्टर्नम कैसे ऊपर की तरफ उठ रही है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि डायफ्राम की पोजीशन। डायफ्राम जो है वो परिधि पेशियों में संकुचन से नीचे की तरफ चला जाता है और बिल्कुल चपटा हो जाता है। तो इन दोनों परिस्थितियों से पेशियां हमारी पसलियां हमारी बाहर की ओर आ गई, स्टर्नम जो है वो ऊपर की ओर उठ गया और डायफ्राम हमारा नीचे की ओर चला जाएगा। तो इन तीनों कार्यों के होने से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी वक्ष गुहा है, रिब केज है ना, इस पूरी रिब केज में फैलाव आ जाएगा और हमारी वक्ष गुहा जो है उसका आयतन बढ़ जाएगा।
तो आयतन के बढ़ जाने से हमारे फेफड़े फैल जाएंगे और फेफड़ों के अंदर का वायु दाब वायुमंडलीय वायु दाब से कम हो जाएगा। और जब दाब हमें पता है जहां पर कम होता है तो वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर मूव करेगी। तो हमारे फेफड़ों के अंदर वायु का दाब कम है, वायुमंडल में वायु का दाब ज्यादा है, तो वायु नासा छिद्रों से होती हुई हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो चलो जरा इस वीडियो को देखो आप एक बार। पहली स्थिति, हमारी पसलियां रिब्स जो है बाहर की ओर फैल रही है। दूसरी स्थिति, स्टर्नम देखो ऊपर की ओर उठ गया। और तीसरी स्थिति, डायफ्राम नीचे चला गया और आयतन बढ़ गया, फेफड़े फैल गए। और इस तरह से हमारे वायुमंडल की जो वायु है वो अंदर आई ट्रैकिया से होते हुए, ये देखो श्वसनी में गई और श्वसनी से होते हुए, श्वसनिकाओं से होते हुए आखिर में ये कहाँ पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी इन वायु कोशों में, वायु कूपिका वाहिनी के द्वारा वायु कोश में पहुंच जाएगी। तो ये था बच्चों प्रोसेस इंस्पिरेशन, किस तरह से वायु का शरीर के अंदर प्रवेश होता है। वीडियो को एक बार और देखेंगे। ये देखिए, पसलियां बाहर की ओर, स्टर्नम ये ऊपर की ओर उठ रही है सामने की तरफ मतलब, और डायफ्राम नीचे की तरफ। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं। इससे हमारे फेफड़े फैल गए और इनके अंदर वायु का दाब वायुमंडल के वायु के दाब से कम हो गया। ठीक है, अंदर का वायु दाब कम हो गया, इसलिए वायु ने अंदर प्रवेश कर लिया। क्लियर? ये था प्रोसेस इंस्पिरेशन। अगर आप इंस्पिरेशन याद कर लेते हो तो एक्सपिरेशन जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। चलो उसको देखते हैं। एक्सपिरेशन, वायु का शरीर से बाहर निकलना। तो अभी हमारे फेफड़े फैली हुई स्थिति में है, हवा इनके अंदर भरी हुई है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट, हमारी जो पसलियां हैं उसकी पेशियों में क्या होगा? अब शिथिलन होगा, वापस वो रिलैक्स हो जाएंगी और रिलैक्स होने से पसलियां वापस अंदर की तरफ अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएंगी। स्टर्नम ये भी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सेकंड चीज क्या होगी? डायफ्राम। डायफ्राम की जो पेशियों में पहले संकुचन हुआ था अब वहां पर शिथिलन हो जाएगा और यह भी वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और थर्ड, इससे वापस इनकी स्थिति में आ जाने से वक्ष गुहा का आयतन वापस घट जाएगा और फेफड़ों पे दबाव पड़ेगा जिससे फेफड़े वापस सिकुड़ जाएंगे। जब फेफड़े सिकुड़ेंगे तो फेफड़ों के अंदर वायु का दाब ज्यादा हो जाएगा। वायु का दाब ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा? वायुमंडलीय वायु दाब से। अब वापस वही बात, वायु का दाब फेफड़ों के अंदर ज्यादा है और वायुमंडल में कम है, तो वायु फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाएगी। और निकालने का रास्ता क्या होगा? वही जैसे वायु प्रवेश हुई थी उसी तरह से यहाँ से वायु ऐसे श्वसनिकाओं से, श्वसनी से होती हुई, श्वास नाल से होती हुई हमारे नासा छिद्रों के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये है वायु का शरीर से बाहर निकलना। तो एक बार इस वीडियो को देखते हैं और इन पसलियों, डायफ्राम और स्टर्नम की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए फूली हुई स्थिति में फेफड़े। अब देखो पसलियां वापस अंदर, स्टर्नम वापस अपनी जगह आ गई और डायफ्राम भी वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। एक बार वापस देखें। ठीक है, तो इस तरह से वापस अपनी जगह पर तीनों आ गए, पसलियां आ गई और हमारी स्टर्नम आ गई और डायफ्राम आ गया और हमारे वक्ष गुहा का आयतन घट गया। तो बच्चों इस तरह से इनके मूवमेंट के कारण हमारे वायुमंडल से अंदर प्रवेश करेगी और वापस फेफड़ों से बाहर नासा छिद्रों से होते हुए निकाल दी जाएगी। अब बच्चों जब हम लोग सामान्य श्वसन करते हैं तब तो ये स्थिति होती है, लेकिन कभी अगर हमें कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है या हम बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि फेफड़ों की गति को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। उस स्थिति में बच्चों हमारी 2 पेशियां और सक्रिय होकर कार्य करती हैं और ये जो पेशियां हैं वो हैं
पसलियों की, रिब्स की आंतरिक पेशियां, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और दूसरी पेशी है हमारी उदर पेशियां, एब्डोमिनल मसल्स। ये दोनों पेशियां जब हम सामान्य श्वसन कर रहे हैं उस समय ये निष्क्रिय रहती हैं, ठीक है। सामान्य श्वसन के समय ये निष्क्रिय रहती हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ये पेशियां सक्रिय हो जाती हैं। और फिर यहाँ पर जो हमारा एक्सपिरेशन है ना, वायु को बाहर निकालने की क्रिया है, ये क्रिया सक्रिय क्रिया हो जाती है। सक्रिय क्रिया का अर्थ क्या है कि यहाँ पर एटीपी ऊर्जा को खर्च किया जाता है। अब एटीपी ऊर्जा खर्च करके ये दोनों पेशियां भाग लेती हैं श्वसन में और तेजी से संकुचन और शिथिलन को शुरू कर देती हैं। अब संकुचन और शिथिलन जब तेजी से होगा तो हमारे फेफड़े तेजी से गति करेंगे, और इस तेजी से गति करने से हमारी जो श्वसन दर है, श्वसन दर मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो हमारी श्वसन दर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेशियों के नाम हमें याद रखने हैं। हम जब सामान्य श्वसन करते हैं तो हमारी श्वसन दर होती है 16 से 20 श्वसन या संवातन प्रति मिनट, लेकिन जब हम कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारी श्वसन दर लगभग डबल हो जाती है, लगभग 40 से 50 ब्रीथ्स हम 1 मिनट के अंदर लेते हैं। तो बच्चों ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, कैसे हम हवा को अंदर ले रहे हैं और कैसे पेशियों की गति के कारण हवा बाहर निकल रही है। इसके नोट्स बनाइएगा, डायग्राम्स बनाइएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।